चलो, कल हमने देखा था प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का जो भी पॉइंट था. नाउ द इम्पॉर्टेंट आइटम टू पोस्ट इन द फाइनल अकाउंट और भी अपार्ट फ्रॉम दिस आइटम, कस्टमर डिपॉजिट्स. अब कस्टमर डिपॉजिट इट मीन द एडवांस पेड बाय द कस्टमर. सोहेल 2029 में शादी करेगा, अभी से हलवाई बुक कर लिया है तो 500 रुपये टोकन दे दिया है. तो इसका मतलब जिसको टोकन दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे हम लोग तो उसने बोलेगा मेरा कस्टमर ने मुझे 500 रुपये एडवांस पेड किया. सर्विस उसको 2019 में प्रोवाइड करना है, तब तक उसका क्या है, लायबिलिटी है. डरिया कस्टमर डिपॉजिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो अदर करंट लायबिलिटी. बहुत सारे कस्टमर खुद का अपना बिजनेस करते हैं, वो चाहते हैं मेरे को माल क्या हो, रेगुलर सप्लाई होता रहे. और दुकानदार भी होते हैं जब पेमेंट करो तो ही सप्लाई करूँगा. तो बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं पहले से एडवांस पेमेंट करके रखते हैं क्या, ताकि वो रेगुलर सप्लाई प्रोवाइड करे. दैट इज कस्टमर डिपॉजिट्स. तो कस्टमर डिपॉजिट अदर करंट लायबिलिटी में पोस्ट होएगा. डिपॉजिट से रिलेटेड और भी पॉइंट होएगा. सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया रहा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखने यहाँ. कल लिख के दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. अब कल क्या होगा, कल तो ऐसा पढ़ना बंद किया, अभी तो खुला रहेगा लिखने के लिए. ओके, जो भी खुला रहेगा छोड़ो उसको. सिक्योरिटी डिपॉजिट लेस देन 12 मंथ था तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस. ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस. एंड देन डिपॉजिट विथ सप्लायर. डिपॉजिट विथ सप्लायर तो अपने सप्लायर के लिए. अभी दोनों में फ़र्क क्या है. संस्कार ट्यूटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट ने मुझे फ़ीस जमा कर दिया तो मेरे लिए लायबिलिटी है, एडवांस वगैरह दे दिया. तो मैं भी अगर इंक खरीदने के लिए और अगर सैनिटाइज़र मेरे स्टूडेंट नहीं प्रोवाइड करता तो मुझे कहीं और से लेना पड़ता था, तो मुझे भी एडवांस पेमेंट करके रखना होता है. ये दोनों में फ़र्क है. डिपॉजिट विद सप्लायर, मैं जहाँ से मटेरियल खरीदता हूँ वहाँ पे डिपॉजिट किया हूँ और ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे डिपॉजिट किया रहेगा. तो दैट इज कस्टमर डिपॉजिट अदर करंट लायबिलिटी. एंड डिपॉजिट विद सप्लायर, सप्लायर मीन्स जहाँ से आप माल खरीद रहे हो. तो क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. तो 3 टाइप के डिपॉजिट वाला वर्ड आया है. कस्टमर डिपॉजिट अदर करंट लायबिलिटी. सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी मेंशन नहीं है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, और अगर टाइमिंग मेंशन है लेस देन 12 मंथ तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस. डिपॉजिट विद कस्टमर शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस. डिपॉजिट विद कस्टमर जस्ट नथिंग बट अ मीनिंग ऑफ प्रीपेड. तो प्रीपेड हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में लिखते हैं. देन स्टैट्यूटरी ड्यू. स्टैट्यूटरी मतलब जो कंपलसरी पे करना था गवर्नमेंट को, लाइक द वैट. अब वैट नहीं, जीएसटी आ गया है तो जीएसटी पेमेंट करना है. ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, तो जीएसटी आउटस्टैंडिंग या वैट आउटस्टैंडिंग अदर करंट लायबिलिटी. तो चल, तो हो गया पहला कस्टमर डिपॉजिट. उसके आगे इनकम टैक्स पेएबल ऑफ लास्ट ईयर. इनकम टैक्स पेएबल ऑफ लास्ट ईयर. पेएबल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. एक तो था अपने पास एसटीपी है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, तो उसके अंदर प्रोविज़न फॉर टैक्स है. ये प्रोविज़न टैक्स करंट ईयर के लिए. और अगर लास्ट ईयर का मान लो हम लोगों ने टैक्स 20,000 भरा था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब कैलकुलेशन करके भेजा भाई आपका 5,000 बाकी है, तो लास्ट ईयर का 5,000 मेरे को और देना है. दैट इज इनकम टैक्स पेएबल ऑफ लास्ट ईयर. दैट इट विल गो अदर करंट लायबिलिटी. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन. अब एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन लॉन्ग टर्म का रहेगा तो हम लोगों ने लिखा रहेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में पेंशन फंड, और लिखा रहेगा कॉम्पनसेशन फंड, कुछ लिखा रहेगा, कुछ तो लिखा रहेगा वो. मैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन, ताकि एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म में कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट हुआ है. तो दैट विल गो एसटीपी, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लैंड,
तो किसी ज़मीन में पैसे इन्वेस्ट किया है, दैट इज नॉन क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। सो लैंड में है तो फिर फिक्स एसेट ना, आप वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, आपने ज़मीन लेके छोड़ दिया वैसे ही। 25 साल पहले 20 साल पहले नाला सोपरा में लेके कोई सपने में नहीं सोचा रहने के लिए आएंगे उधर, ऐसे खाली लेके छोड़ दिया। करजत, बेलापुर, बदलापुर और अभी जो वासी स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, तो उधर लोग ऐसे ही पहले लेके छोड़ दे रहे, जंगल जंगल था। तो उस टाइम पर्पज़ आपका रहने यार कॉमर्शियली यूज़ करने का नहीं था, खाली ज़मीन में पैसे डाल दो क्योंकि ज़मीन में कभी नुकसान नहीं होता उस पर्पज़ से। तो इसलिए क्या जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किसी पार्टनरशिप में क्या कर रहे हो, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मान लो ABC पार्टनर है और उसमें कोई कंपनी है, उसका डायरेक्टर बोलता है भाई मेरी कंपनी की तरफ से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब ये डायरेक्टर भी क्या गया, पार्टनर बन गया। डायरेक्टर अपने पर्सनल पैसे नहीं इन्वेस्ट किया उसके अंदर, वो कंपनी का पैसा लगाया। तो जो D जो है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे। अब वो 4 पार्टनर हो गए ABCD और D जो है वो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो देखिए 4 पार्टनर, तो इसने जो भी कैपिटल डाला रहेगा किसका पैसा डाला है, कंपनी का डाला है। तो एक तरह का वहाँ पे क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कैश इन ट्रांजिट, कैश रास्ते में, जैसे अजय राजभर ने नोट्स का पैसा कृष्णा को दे दिया है और अभी मेरे पास आया नहीं रास्ते में नहीं ऐसा बोलता है, ओके। तो कैश इन ट्रांजिट, किसी स्टूडेंट ने 2 दिन से मतलब या तो नहीं आ रहा है, देखो किसी को फीस दे दिया है कि सर को जाके दे देना, और जिसको फीस दिया वो भी 2 दिन से भी बीमार है। तो देने वाले ने पैसे दे दिया है बट लेने वाले के पास अभी तक आया नहीं है। कैश इन ट्रांजिट, गांव पैसे भेज रहे हैं, यहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए गुप्ता टूर्स एंड ट्रैवल्स को, और बाद में नेट सर्वर डाउन है एट द मोमेंट, तो आपने पैसे दे दिया लेकिन अभी तक गांव पैसा नहीं पहुंचा रहेगा। दैट इज ऑन द वे, दैट्स कॉल्ड कैश इन ट्रांजिट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे। तो ये हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टार्टरी हो गया। बैलेंस विद द कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी आपका 10,000 हो रहा था या 15,000 हो रहा था, और आपने 20,000 का चेक डाला है, 5,000 आपको रिफ़ंड देना चाहिए। बट इस दुनिया में सब इनकमिंग काउंटर है, आउटगोइंग काउंटर है ही नहीं कहीं पे भी। तो बोले भाई अब 5,000 रुपये आपको क्या रिफ़ंड दूँ, अगली बार फिर से आपको ड्यूटी तो भरना ही पड़ेगा ना अगली बार भी। तो अगले ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे, सेटअप कर देंगे। तब तक मेरा 5,000 रुपये उसके बाद जमा है ना। द बैलेंस विद द कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और द पोर्ट मतलब डॉकयार्ड। पानी वाले जहाँ बंदरगाह, जहाँ बंदर लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस। लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, सामान बेचा था 25 रुपये, $1 इक्वल टू 70 रुपये, उसने पेमेंट किया। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग अरे इंडिया से अमेरिका को बेच रहे तो ऐसा अंकल कितने का, 20 रुपये का दो ना। ट्रांजैक्शन होने के बाद पैसे पेमेंट और जो सेटलमेंट है वो टाइम लगता है। अब 70 के रेट पे बेचे, लेकिन जिस दिन सेटलमेंट हो रहा था उस दिन रेट 68 हो गया, तो आपको पैसा 68 के हिसाब से ही मिलेगा। 70 का बेचा और 68 से मिल रहा है, तो 2 रुपये कम मिल रहा है आपको, तो 2 रुपये लॉस हो गया फॉरेन ट्रांजेक्शन पे। ख़रीदा था आपने, उस टाइम रेट था 75, लेकिन जब पेमेंट कर रहे हो तो उस टाइम रेट हो गया 78। तो जिस दिन पेमेंट या जिस दिन पेमेंट कलेक्शन करना है, पेमेंट करना, उस दिन का जो रेट है वो रेट से पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो खरीदते समय 75, लेकिन पेमेंट करते समय 78 दे रहा हूँ मैं, 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। इट विल गो अदर एक्सपेंस।
नेक्स्ट है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव इनकम मतलब एडवांस इनकम। प्री रिसीव इनकम मीन्स एडवांस इनकम, अदर करंट लायबिलिटी। और उस पर दो पार्ट है, मिसलिनियस और सन्ड्री, जो भी बोलो। अब मिसलिनियस इनकम या सन्ड्री इनकम, तो सन्ड्री इनकम मिसलिनियस इनकम का आएगा अदर इनकम में। मिसलिनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इट विल गो अदर एक्सपेंस। तो मिसलिनियस सन्ड्री अल्टीमेटली अदर है, अब वो इनकम है तो अदर इनकम में, एक्सपेंस है तो अदर एक्सपेंस में। ट्रेडिंग कमीशन, ट्रेडिंग कमीशन मतलब बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड। तो आप क्या कर रहे हो, कमीशन बेस पे या एजेंट बेस पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, आपका मेन एक्टिविटी बिजनेस तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में किसी और का उतना मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बाद नहीं है, तो क्या करेगा वो आपको सामान देगा, मेरा भी सामान बेच दो ना। अब आपके ही ट्रांसपोर्ट पे क्या हो रहा है, उसका भी सामान जा रहा है, आप बोल रहे भाई पर बॉक्स में 10 रुपये लूँगा या 50 रुपये लूँगा, जो भी है, तो दैट वो कमीशन है। तो ट्रेडिंग कमीशन रेवेन्यू ऑपरेशन इनकम है। वो क्या था उसमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी था। सेल्स ऑफ सर्विस, अब सेल्स ऑफ सर्विस मतलब होटल दे गिविंग द सर्विस टू द कस्टमर पे, तो अल्टीमेटली वो सर्विस बेच रहे हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल है तो अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लोग, तो उसको वर्ड बोलते हैं सेल ऑफ सर्विस। सेल ऑफ सर्विस इट मीन द सेल सर्विस प्रोवाइड करना, तो इज द अगेन द रेवेन्यू इनकम। देन क्या है, डिस्पोजल ऑफ फिक्सेस। डिस्पोजल मतलब भंगार, फिक्स से पूरा एकदम भंगार हो गया, सब 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, तो पूरा का पूरा अपना लॉस, अदर एक्सपेंस। तो डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट इज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। F1। देन TDS, TDS पेएबल और TDS रिसीवेबल। अगर मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे TDS पे करना पड़ेगा, और मैं अगर कुछ सामान बेच रहा हूँ तो अपने मेरा कस्टमर मुझे TDS पे करेगा। दैट इज TDS पेएबल और TDS रिसीवेबल। तो TDS अगर पेएबल है तो इज अदर करंट लायबिलिटी, और TDS अगर रिसीवेबल है तो अदर करंट असेट्स। तो दोनों का पैटर्न सेम है, अदर, खाली पेएबल है तो लायबिलिटी और रिसीवेबल तो असेट्स। देन कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस मतलब कोई फिक्स एसेट बनाने के लिए आपने एडवांस पेमेंट किया है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस है, बिकॉज कैपिटल ऑलवेज गिव द लॉन्ग टर्म नेचर का। तो कैपिटल एडवांस से विल गो टू द लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस से। माइनिंग राइट्स, माइनिंग यानी खदान, कोल ब्लॉक, मिनरल्स का है, तो आपने उतना राइट्स ले लिया भाई कि इतना 200 एकड़ ज़मीन पे जो भी माइंस होगा वो उसका राइट्स हमको मिलना चाहिए, दैट इज माइनिंग राइट्स। इनटेंजिबल असेट्स है ना, क्योंकि माइनिंग राइट वो ज़मीन आपका नहीं हो गया, उसके अंदर जो कोल है तो कोयला जो भी है उतना वो आपका है, उसके अंदर जो मिनरल्स है वो आपका है, बाद में ज़मीन वो गवर्नमेंट का ही रहेगा। रेलवे स्लाइडिंग्स, अब बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जैसे जमशेदपुर टाटा, तो वहाँ पे उनके रेलवे का जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट उनके फैक्ट्री के अंदर तक है। इधर मुकुंद हॉस्पिटल पीछे MIDC का रोड का ये क्या बोलते हैं पाइप के इधर से साकीनाका में रोड पे भी देखो तो रहेगा रेलवे ट्रैक का। तो एक ज़माने में जब इंडस्ट्री इधर ज़्यादा था, ठीक है ना, तो वो रोड ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है, तो एकदम फैक्ट्री के नियर तक क्या होता था, उनका रेलवे ट्रैक रहता था। अब रेलवे ट्रैक है तो सामान को लोड और अनलोड करने के लिए उठाना क्या सकते हो, एक स्लोप की तरह वो सीमेंट का स्लाइडिंग बनाते हो लोग, तो उस पर क्या हो इजीली उनको कैरी करना, लोडिंग या अनलोडिंग हो जाए, तो वो उनके लिए क्या है, वो लॉन्ग टर्म असेट्स है, वो दैट्स कॉल्ड रेलवे स्लाइडिंग्स। इट इज अ पार्ट ऑफ टेंजिबल असेट्स, इट विल गिव अ परमानेंट। अब अदरवाइज वो नहीं बनाएंगे तो 5 एम्प्लॉय मिलके उठाएंगे, चढ़ाओ। स्लाइडिंग बनाया तो एक ही एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय मिलकर ट्रॉली को पुश कर लेंगे, तो एक तरह का लॉन्ग टर्म असेट्स उनके क्रिएट होता है। लाइसेंस, वेबसाइट और एप्स, ये क्या है, इनटेंजिबल असेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस,
एक तरह का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब 5 माले का बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन द प्रोसेस में है, 3 माला पूरा हो गया है, 2 फ्लोर बाकी है। अब मैं उसको कंप्लीट फिक्स एसेट भी नहीं बोल सकता एट द मोमेंट, और एकदम ही ना भी तो नहीं बोलेंगे, इन बिटवीन द प्रोसेस में है। तो मेरा फिक्स एसेट तो है वो, बट उसको हाउ टू प्रेजेंट, वी विल नॉट से इट इज अ टेंजिबल इंटेंजिबल, अभी क्या वो प्रोसेस में है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करता है। टेंजिबल का जो भी रहेगा वो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर सबका टोटल, इंटेंजिबल गुडविल, कॉपीराइट सबका टोटल, आफ्टर टोटल करने में लास्ट साइड में सेपरेट में लिखने का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड टोटल। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट, बट उसको हम लोग टेंजिबल इंटेंजिबल के बाद सेपरेटली शो करते हैं। रेमिटेंस इन ट्रांजिट, रेमिटेंस मतलब पेमेंट, तो किसी कस्टमर ने या किसी पार्टी ने पेमेंट किया है लेकिन वो क्या है रास्ते में ट्रांजिट, इधर कैश इन है वैसे वर्ड है रेमिटेंस इन ट्रांजिट, तो कैश इन क्या है सिक्योरेंट। कैश क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है लोन, कैश क्रेडिट मतलब कैश लोन, तो क्रेडिट मीन्स लोन। अब कैश क्रेडिट मेजॉरिटी केसेस में लोन जो होता है वो लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से आप विड्रॉ करो, या फिर आप कार लोन ले रहे हो तो अल्टीमेटली पैसे आपको नहीं मिलेगा, वो कार कंपनी को जो भी आपको मिल रहा है वो मिलेगा उनको। होम लोन ले रहे हो तो जो बिल्डर है बनाया रहेगा उसको मिलेगा। ऐसा नहीं भाई मेरे को बिल्डिंग लेना है, मेरे को लोन दे दो मैं बिल्डिंग ले लूँगा, क्या गारंटी आप बिल्डिंग लोगे कि कुछ और लोगे। तो दैट्स अरे तो लोन का अमाउंट ऑटोमेटिक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद जिस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग के फील्ड में जाएगा वो पेमेंट उनको जाएगा। लेकिन मुझे किसी मान लो अभी फार्मर हूँ तो मुझे खाद खरीदना है, पानी के लिए, सिंचाई के हार्वेस्टिंग के लिए पैसे चाहिए, तो ये सब करने के लिए नीड प्योर कैश, तो उसको वर्ड बोलते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट नॉर्मली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और वो कैश विड्रॉ करके आप अपना यूज़ करो, तो इसको लिखते कहाँ, तो क्रेडिट मतलब लोन है, लोन कहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शेयर ट्रांसफ़र फीस अभी हम लोग आया था कॉस्टिंग में, रिकन्सिलिएशन अदर इनकम, अदर इनकम। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस से खाली आरडीडी दिया हुआ है, नो बैड डेब्ट्स, नो एफआरडीडी, नो एनआरडीडी। बचपन में कभी फार्मूला था एक, बड़की दीदी, फरदीन की दीदी, नवीन की दीदी, पुरानी दीदी, तो बैड डेब्ट्स, एफआरडीडी, एनआरडीडी लेस ओल्ड आरडी। अब ये सब कुछ भी नहीं, खाली ओल्ड आरडीडी दिया, ओनली ओल्ड आरडीडी दिया है, तो डायरेक्टली क्या करना है उसको लेस फ्रॉम डेटर। अगर ओनली आरडीडी अवेलेबल, नो बैड डेब्ट्स, नो एफआरडीडी, नथिंग, तो इट विल गो लेस फ्रॉम डेटर्स। बस हो गया, बाप रे एकदम। यस, कंज्यूमेबल डायरेक्टर फीस इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब लॉरी ट्रक पे सामान सप्लाई हो रहा है, कब एक्सीडेंट हो जाए, और कभी एक्सीडेंट हो जाए या एक्सीडेंट करा दिया जाए तो इसलिए वो सीआईडी वो डमरू वाला देखिए इंक्वायरी करता है, तो इसलिए उसके पहले हम लोग क्या करेंगे इंश्योरेंस करा के रखते हैं, इट इज अदर एक्सपेंसिव। बस तो इतना आइटम है जो अपार्ट फ्रॉम दैट कल क्या था सर। लेट्स कम द एडजस्टमेंट पार्ट में, टीडीएस ऑन इनकम, टीडीएस ऑन इनकम first add to that respect income, like TDS on the rent received तो add to the rent received, TDS on the commission received तो add to the commission। जो भी इनकम का TDS है वो इनकम में पहले ऐड होएगा। अब इनकम कहाँ लिखते हैं हम लोग, अदर करंट हेड, अदर इनकम हेड सॉरी, और सेकेंड इफेक्ट अदर करंट असेट्स। सो TDS और इनकम added to the income and will be posted to the dash अदर करंट असेट्स। तो TDS ऑन इनकम के दो इफेक्ट, फर्स्ट ऐड टू द रिस्पेक्टिव इनकम एंड देन दैट विल गो टू द अदर करंट असेट्स। सिमिलरली TDS ऑन एक्सपेंस है, ऐड टू द, वैसे दोनों का पैटर्न सेम है, ऐड टू द एक्सपेंस। अब TDS ऑन सैलरी, ऐड टू द सैलरी, TDS ऑन ऑडिट फीस, ऐड टू द ऑडिट फीस। जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में ऐड करेंगे हम लोग। ये था अदर करंट असेट्स इनकम का,
ये हो गया अदर करंट लायबिलिटी। तो दोनों का पैटर्न सेम। वो इनकम है तो इनकम ऐड होगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ऐड होगा। इनकम का अदर करंट असेट्स, एक्सपेंस का अदर करंट लायबिलिटी। देन ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू CRR। तो पहला एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन, ये क्या होता है मैं बाद में नहीं बताता। तो एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन मीन्स ट्रांसफर टू, वो आएगा अलग से, मैं एक हेड करूँगा अभी, तो बाद में देखते हैं इसको। तो पहला एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो पहला ऐड टू द जनरल रिजर्व, ऐड टू रिस्पेक्ट टू जनरल रिजर्व। और एक इफेक्ट आता है एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन में, उसको थोड़ा होल्ड करके रखो, उसमें कैसे प्रेजेंट करना हो देखते अभी। एक्चुअली एलोकेशन अप्रोप्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो नोट है बैलेंस शीट में। 1A क्या था, शेयर कैपिटल, 1B क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में आता है एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, उसका एक इफेक्ट एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन में, एंड द अदर इफेक्ट रिस्पेक्टिव रिजर्व में ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ऐड टू द जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू द CRR, तो ऐड टू द CRR। जो भी रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला वो रिजर्व में पहले ऐड होएगा। और वन इफेक्ट विल गो टू द एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन। बोनस शेयर इशूड, तो इसका एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं किसी ज़माने में, बायबैक इन्वेस्टमेंट में या बायबैक में। तो बोनस शेयर इशूड, तो उसको कट टू दे रहे रचना को। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट में बोनस मिला अपने को, यह इशू है। ओके ना, बहुत बजरी दे रहे इसको कट टू से। सो बोनस टू रिजर्व, तो ऑब्वियसली हम लोग कहाँ से पार्टली पेड बोनस शेयर और फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो डिविजन प्रॉफिट का यूज़ किया रहेगा, तो लेस फ्रॉम दैट, जो भी रिजर्व यूज़ हुआ रहेगा तो लेस फ्रॉम रिजर्व, ऐड टू द शेयर कैपिटल। क्वेश्चन दिया रहेगा बोनस शेयर इशूड फॉर 5 लाख रुपीज़ आउट ऑफ जनरल रिजर्व विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डैश। तो बोनस शेयर जनरल रिजर्व में से यूज़ हुआ है, तो जनरल रिजर्व में से उतना पैसे कट होएगा, तो लेस फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो जो भी रिजर्व का यूज़ किया बोनस शेयर के लिए, उस रिजर्व में से क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे। एंड ऐड टू द शेयर कैपिटल। इशू ऑफ बोनस है, तो पहला था डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर, इंडिविजुअल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयरहोल्डर। बाद में इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस टू इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऐसा कुछ पता क्या तो था, छोड़ो ना यार, उतना कितना डिटेल में जाने का, डायरेक्ट पढ़ते जाने बस हो गया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्पेशल प्लेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कल के फॉर्मेट में था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्पेशल प्लेस। एंड सेकेंड इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब उसके बाद आ रहा है, ऐसा बचपन के ज़माने में था तभी तो पढ़े नहीं, अब क्या पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू द एक्सपेंस, हाँ ये आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करते थे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू द एक्सपेंस, एंड देन दैट सेकेंड इफेक्ट विल गो टू ट्रेड पेएबल। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, तो पहले रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो, और सेकेंड इफेक्ट ऐड टू ट्रेड पेएबल। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन और डिवेंचर है। अब लोन और डिवेंचर पे इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग तो है बट इसके लिए सेपरेट है। फाइनेंशियल कॉस्ट, तो प्रॉफिट लॉस में एक एक्सपेंस का रहेगा पॉइंट में, फाइनेंशियल कॉस्ट कहीं रहेगा, घूम के रहेगा। और फिर अदर करंट लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन, वन इफेक्ट विल गो टू फाइनेंशियल कॉस्ट और दूसरा इफेक्ट जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। वैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये था लोन था, ये है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है, तो अदर करंट इनकम, अदर इनकम। और सेकेंड इफेक्ट अदर करंट असेट्स।
तो हो गया आउटस्टैंडिंग का। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते तो प्रीपेड अब लेस करेंगे तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एंड प्रीपेड जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांस इनकम वैसे ये वो प्रीपेड मतलब भी एडवांस होता है, वो एक्सपेंस और ये क्या है इनकम, तो लेस फ्रॉम इनकम, और इसका इफेक्ट डालते हैं हम लोग अदर करंट लायबिलिटी। तो ये सब हो गया भाई 10 एडजस्टमेंट, और 10 करके स्टॉप कर देंगे फाइनल अकाउंट। फिर फाइनल का फाइनल करके वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रॉस डिमांड। द ग्रॉस डिमांड मीन्स द टोटल टैक्स डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट। मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा तो मैं अपने हिसाब से लिखूँगा कि मेरा क्या खर्चा क्या इनकम है, और मैं तो चाहूँगा कि कम ऐसा खर्चा दिखा दो कि आमदनी जीरो दिख जाए या तो नेगेटिव, टैक्स देना ही ना पड़े। तो टोटल इनकम 5 लाख, एक्सपेंसेस 3,80,000, अब बच गया मेरा नेट प्रॉफिट बच गया 120। 2 लाख के नीचे है भाई, मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे को नो टैक्स, तो मेरे हिसाब से नो टैक्स, ऐसा लिख के मैंने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। अब गवर्नमेंट चेक इंक्वायरी करेगा, ऐसा वो करोड़ों वाले लोग का तो इंक्वायरी करता नहीं, तो 1 लाख 2 लाख वाले लोगों को क्या इंक्वायरी करेगा गवर्नमेंट, तो इस पर कुछ इंक्वायरी आपका होएगा नहीं। तो फिर भी है जान लो, इसकी जगह लाख की जगह डाल देते 500 करोड़ 300 करोड़, तो गवर्नमेंट आपका चीज चलाएगा कि एक्सपेंस में से कौन से एक्सपेंस डिसअलाउड है, तो सम ऑफ द एक्सपेंस डिसअलाउड करेगा, और वो करके हो गया 220 करोड़ आपका आ गया। आपने 120 करोड़ के हिसाब से टैक्स बोला था, गवर्नमेंट बोलता नहीं हमारे हिसाब से 220 करोड़ आपका इनकम होएगा, आप इस पर टैक्स लाओ। तो इसके हिसाब से मान लेते हैं अरे 20 करोड़ रुपये टैक्स भरना है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से आपको 30 करोड़ टैक्स भरना है। इस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डिमांड, द टोटल डिमांड मेड बाय द गवर्नमेंट। कितना गवर्नमेंट के हिसाब, गवर्नमेंट के एज पर गवर्नमेंट का कैलकुलेशन टैक्स कितना आता है, उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डिमांड। तो गवर्नमेंट आपके घर पे, यानी जिस आदमी का भी ये इनकम टैक्स रिटर्न था फाइल, उसके घर पे नोटिस आएगा कि आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी 30 करोड़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा और हम लोग एकदम आज्ञाकारी शिष्य की तरह मान जाएंगे। जितने अमीर चोर लोग होते हैं 10-10 पैसे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, है ना, 10 पैसे के लिए, 10 पैसे, ओके ना। अभी ये पिछले महीने ही हुआ है केस, 37 पैसे के लिए भी टैक्स गया है, मतलब कोर्ट गए हैं सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज जब फॉल्ट कैलकुलेशन हुआ था तो 37 पैसे के लिए टैक्स, तो गवर्नमेंट ने उसको अरे 12 लाख रुपए रिफंड दिया, और मान हानि का दावा करना। और यहाँ लोग आम पब्लिक को 1,000 का लाइट बिल के जगह पे 10,000 लाइट बिल आ जाता है, तब भी हम कुछ नहीं करते, जाके उल्टा भर देते, कहीं लाइट बिल काट दिया तो, और लोग 37 पैसे के लिए उल्टा 37 पैसे के चक्कर 12 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेते। गुड, 12 लाख रुपए हो और प्लस जो वकीलों का खर्चा था वो। चलो, ग्रॉस डिमांड द टोटल अमाउंट डिमांडेड बाय गवर्नमेंट एज पर देयर कैलकुलेशन, देयर मतलब गवर्नमेंट का कैलकुलेशन, तो गवर्नमेंट के कैलकुलेशन से कितना गवर्नमेंट टैक्स मांग रहा है, उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस डिमांड। अब इस पर 2 फार्मूले बनते हैं। पहला है ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। एडवांस टैक्स मतलब कितना टैक्स आपने पे कर दिया था, जैसे मान लो अगर 20 लाख आपके हिसाब से था तो आपने 20 लाख रुपये 20 करोड़ रुपये पे कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से 30 करोड़ है तो 10 करोड़ और आपको देना पड़ेगा। तो ग्रॉस डिमांड मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, एंड एडवांस टैक्स पे मतलब लास्ट ईयर हाउ मच टैक्स यू हैव पेड। तो गवर्नमेंट का डिमांड था 30 करोड़ का और आपने पेमेंट किया 20 करोड़, तो 10 करोड़ और पे करना पड़ेगा। तो ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स पेड ऑफ लास्ट ईयर। आंसर अगर आपका प्लस में आया, ये फार्मूला अप्लाई करके आंसर प्लस में आया, इसका मतलब
टैक्सेबल, टैक्स पेएबल, सॉरी टैक्स पेएबल। तो 30 करोड़ था, आपने 20 करोड़ पे किया, तो 30 माइनस 20 क्या आएगा, 10 करोड़ प्लस में आएगा आंसर, यानी और 10 करोड़ आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज टैक्स पेएबल, इट विल सोन अदर करंट लायबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने 20 करोड़ तो टैक्स पे किया था, लेकिन गवर्नमेंट का डिमांड खाली 15 करोड़ था, यानी आपके कैलकुलेशन से 20 करोड़ बता रहे, कि गवर्नमेंट को बोला नहीं आपका टैक्स खाली 15 करोड़ है, तो मेरा 5 करोड़ बच गया है, क्योंकि मैंने 20 करोड़ भर दिया, लेकिन गवर्नमेंट बोलता नहीं भाई आपका खाली 15 करोड़ ही है, तो ठीक है भाई मेरा 5 करोड़ दो वापस। तभी आंसर क्या आएगा, 15 माइनस 20, तो -5 करोड़ आएगा। तो अगर आंसर माइनस में आया मतलब रिफंड, 5 करोड़ मेरा रिटर्न दो, लेकिन वो पैसे रिफंड जल्दी मिलता नहीं है, उसको हम लोग लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स का आंसर प्लस में आया, उसको वर्ड बोलते हैं टैक्स पेएबल, उतना और एक्स्ट्रा आपको पे करना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है। ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स करके आंसर माइनस में आया, मतलब मैंने ज़्यादा पे कर दिया था, अब गवर्नमेंट मेरे को रिफंड देगा, रिफंड ड्यू, और वो अमाउंट लिखते हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स, इफ द आंसर पॉजिटिव अदर करंट लायबिलिटी टैक्स पेएबल, इफ द आंसर नेगेटिव refund due short term loans advances। and second formula है gross demand minus provision for tax। कितना आपने टैक्स का प्रोविजन मतलब ये तो एक्चुअली आपने पे किया था, और प्रोविजन मतलब आपके हिसाब से कितना कैलकुलेशन हो रहा है। तो ग्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, सेम अगर आंसर प्लस में आया तो शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। और कल मैंने प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट लिखा, उधर आओ तो था, अगर रहे पन्ना तो थक गए रहो तो मत आना। लाइए सर एक बुक लाइए, ए भाई हिला मत भाई, समझे ना, चालू है वीडियो, दो भाई जल्दी। हाँ राइटिंग मैं लिखा है, समझ जाऊँगा, टेंशन मत लो, मेरे को कुछ समझना नहीं है। अरे बहुत अच्छा लिखे हो। यहाँ हम लोग लिखे तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे लिखा लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, और शायद मैंने उसके नीचे लिखा था 2 लाइन छोड़ना, ऐसा कुछ लिखा था शायद, क्या पता नहीं लिखा था कि नहीं लिखा था। तो 2 लाइन लीव उधर लिखा था प्रोविजन फॉर टैक्स के नीचे, और 2 लाइन लीव में यही लिखना है, और 2 लाइन लीव वाले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था 1 - 2 करके, उसके नीचे लिखे थे लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, और फिर 2 लाइन लीव था, वो 2 लाइन लीव में है। तो अगर आंसर प्लस में आया तो उसको वर्ड बोलते हैं शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे जो 2 लाइन छोड़ा उसमें लिखेंगे, और क्या करेंगे उसको लेस करेंगे, लेस शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आंसर प्लस में आया उसको वर्ड बोलते हैं एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्या नीचे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्लस में आया तो उसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसको जो 2 लाइन छोड़ो वहाँ पे लेस शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। आंसर माइनस में आया तो उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं एक्सेस प्रोविजन। सर यहाँ प्लस लिख के उधर लेस किए हो, इधर लेस किए उधर प्लस, ये मैं आपको फार्मूले के लिए बता रहा हूँ कि जब ये फार्मूला अप्लाई करके आंसर प्लस में आया तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में अगर आंसर आया तो इसका मतलब होता है वो शॉर्ट प्रोविजन टैक्स, और उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर क्या बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे लेस करेंगे। अगर आंसर अपना माइनस में आया इसका मतलब वो क्या है, एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐसा है। तो 2 फार्मूला है, ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स पेड, आंसर प्लस में आया मतलब टैक्स पेएबल अदर करंट लायबिलिटी, आंसर माइनस में आया तो रिफंड ड्यू शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। और इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के फार्मूले का कंपलसरी आएगा ही हो। प्रोविजन डिमांड ग्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, आंसर प्लस में आया तो शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसको क्या करेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे लेस करेंगे।
माइनस में आंसर, ये हिंट दे रहा है आपको कि क्या करना है। आंसर प्लस में आया तो शॉर्ट बोलते हैं उसको, आंसर माइनस में आया दैट इज एक्सेज है, और एक्सेज आया तो क्या करेंगे उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे ऐड करना है। तो ये था 2 फार्मूला। कभी कभी ऐसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, इनकम टैक्स असेसमेंट इज कंप्लीटेड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और चेंज। मॉडिफिकेशन और चेंज, मॉडिफाई करना मतलब चेंजेस। इसका मतलब क्या, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके दिया और मेरे हिसाब से 20 करोड़ रुपये टैक्स लगेगा, और गवर्नमेंट ने कुछ चेंज नहीं किया। कुछ चेंज नहीं किया मतलब जो मैंने लिखा हूँ गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, अभी तो चेंज नहीं किया है। इनकम टैक्स असेसमेंट इज कंप्लीटेड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और चेंज। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स असेसमेंट को कंप्लीट कर दिया है बिना कोई चेंजेस के। इसका मतलब होता है आपने जो रिटर्न फाइल किया रहेगा गवर्नमेंट ने उसको वैसे डिक्टो वैसे एक्सेप्ट कर लिया है, यानी आपका कैलकुलेशन और गवर्नमेंट का कैलकुलेशन दोनों का सेम हो गया, दैट इज़ अ मीनिंग। तो जब ये लाइन दिया रहता है इसका मतलब होता है कि ग्रॉस डिमांड, गवर्नमेंट कितना डिमांड करे जितना आपने सोचा था, तो ग्रॉस डिमांड इक्वल टू प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। याद रखना ये वर्ड विदाउट मॉडिफिकेशन और चेंज वर्ड आया, इसका मतलब होता है ग्रॉस डिमांड आपके प्रोविजन फॉर टैक्स के इक्वल रहेगा। इनकम टैक्स असेसमेंट कंप्लीटेड विदाउट एनी फर्दर लायबिलिटी। विदाउट एनी फर्दर मतलब आपने 10 लाख पे किया था, अगर मान लो मैंने कम पे किया तो गवर्नमेंट मांगेगा ना भाई आपका और 2 लाख रुपये दो। इधर दिया विदाउट एनी फर्दर लायबिलिटी, फर्दर मतलब और एक्स्ट्रा लायबिलिटी। इनकम टैक्स असेसमेंट कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट बोल अरे विदाउट एनी फर्दर लायबिलिटी, और कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी गवर्नमेंट नहीं मांग रहा, मतलब आपने जो दे दिया वही उतना अमाउंट उनके कैलकुलेशन से हो रहा है। मैंने 10 लाख पे किया था, गवर्नमेंट बोलता 2 लाख और पे करो, इसका तो गवर्नमेंट के हिसाब से 12 लाख हो रहा है। 10 लाख आपने पे किया था 2 लाख, बट आपने 10 पे किया उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दिया नहीं है, मतलब क्या है आपने जितना पे किया उतना ही हिसाब से हो रहा था। दैट इज कॉल्ड नो फर्दर लायबिलिटी, और कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी। किसी बच्चे ने फीस दिया 9,000 दिया, सर और कितना देना है, 1,000 देना है, इट मीन द फीस टोटल 10,000 था। अगर किसी ने 9,000 दिया, मैंने कुछ नहीं बोला अरे, इसका मतलब उसने समझा कि यस 9,000 ही है, सर को एक्सेप्ट हो गया है, दैट मीन 9,000 ओनली, सेम थिंग। तो ऐसे नो विदाउट एनी फर्दर लायबिलिटी, कोई और एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं है, यानी एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं है मतलब जितना पे किया वो उतना ही अमाउंट सामने वाले का भी डिमांड रहेगा शायद। तो इसका मीनिंग होता है ग्रॉस डिमांड इक्वल टू एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। नो फर्दर लायबिलिटी, नो फर्दर लायबिलिटी मतलब आपने जितना दिया उसके बाद और कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं है, दैट मीन एडवांस टैक्स इक्वल टू ग्रॉस डिमांड। और इधर था नो मॉडिफिकेशन और चेंज, इसका मीनिंग होता है ग्रॉस डिमांड इक्वल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये था फाइनल कॉल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस डिमांड के अंदर। फोटो खींचिए टुडेज एपिसोड या अच्छा लॉकडाउन की वजह से यार लास्ट मेरा 28 अगस्त को चालू किया था और 3 सितंबर को था, 5 दिन में थ्योरी खत्म हो गया यार, 2 ही दिन में हो गया यार लॉकडाउन की वजह से। गुड फाइनल कॉल थ्योरी